Hello students, in the last lecture we were discussing about physical equilibrium. तो पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। फिजिकल इक्विलिब्रियम ने हमने तीन तो स्टेट इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था, जिसमें सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और सॉलिड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो तीन तो हमने फिजिकल स्टेट के इक्विलिब्रियम जो थे वो स्टडी किए थे, और दो इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किए थे सॉल्यूशन के। एक जिसमें कोई सॉलिड सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में था, और दूसरा जिसके अंदर गैस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में थी। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या चीज चेंज हो रही थी? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही थी। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें होती हुई दिखाई देगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को हम कैसे दिखाते हैं? केमिकल रिएक्शन से दिखाते हैं। वी रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, किस तरह की केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें इक्विलिब्रियम दिखाएगी। तो इसको समझने के लिए हम केमिकल रिएक्शन जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी तो आ जाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जो रिवर्स हो ही नहीं सकती, और दूसरी आ जाती है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में हो रही है। तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल डायरेक्शन is called irreversible reaction। दूसरी तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ आपको चेंज दिखाई देगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। तो यहां पर क्या लिखा जाता है? रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन टू ओपोजिंग डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन एक साथ हो जाती है इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है इसमें कभी कोई इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जाता। These reactions never attain equilibrium and they go to completion। ये क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीशन को जाती हैं। दूसरी तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? These reactions attain equilibrium at some stage of the chemical reaction। रिएक्शन की किसी न किसी स्टेज पे जाने के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या कर लेती है? इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। तो क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस जो है वो कभी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करती, हमेशा क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। हम इन रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हमें एक इक्विलिब्रियम दिखाई देता है। तो जो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती वो रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकती। तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में।
तो जैसा कि हमने देखा, जो रिएक्शन दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक साथ होती है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिख के दिखा रहा हूं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के होते हैं। ये रिएक्शन बॉन्ड हेबर प्रोसेस कहलाती है, लेकिन बॉन्ड हेबर प्रोसेस तब कहलाएगी जब हम यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम। यहाँ हमने कोई कैटलिस्ट नहीं ले रखा, तो बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड से होती है और दो अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया वापस से डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन किसी न किसी स्टेज पे जाके क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे चली जाती है। इक्विलिब्रियम पे जाने का मतलब क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे जाने का मतलब हो जाता है कि इस रिएक्शन की जो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन है उसका रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा उस टाइम पर इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे थे, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन थी। अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा था, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन थी। जब इस रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा उस टाइम पर इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस तुम यूज कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस हो रही है, तो जब भी गैस किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहती है हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर ये पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैस आर कैरिड आउट in a closed container to attain equilibrium। अगर क्लोज्ड कंटेनर नहीं लोगे तो गैस एस्केप हो जाएगी, और गैस एस्केप हो जाएगी तो मान लो जैसे कि यहां पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये एस्केप हो गई, ये निकल गई यहां से, तो ये वापस डिकम्पोज होके ये नहीं बना पाएगी। तो जब भी आप इस प्रोसेस को करवाएंगे, ये प्रोसेस हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करवाया जाएगा ताकि कोई भी गैस जो है वो एस्केप ना हो पाए। एक और एग्जांपल ऐसा ही, हम थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लेते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मार्बल के पत्थर जो हैं उनको हमने पाउडर बना लिया और इनको हम हीट कर रहे हैं। तो CaCO3 इसको हम हीट कर रहे हैं। तो CaCO3 को जब हीट करते हो तो क्या होता है, ये टूट जाता है CaO + CO2। अब यहां पर CO2 क्या बन रही है, गैस। अगर ये CO2 एस्केप कर देते हो बाहर, तब तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कब होगा, जब आप एक ओपन कंटेनर में इस रिएक्शन को करवा रहे हो, ये नहीं है। ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या रहती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि CO2 जो बन रही थी वो बाहर क्या हो रही थी, निकल जा रही थी। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को एक क्लोज्ड कंटेनर में करवाया जाए तो ये बंद कर दिया यहां से। क्लोज्ड कंटेनर में क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, CaO + CO2 गैस बनाता है, लेकिन अब ये एस्केप नहीं हो सकती थी। तो ये एस्केप नहीं हो पाएगी, तो ये रिएक्शन एक स्टेज पे जाने के बाद इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगी तो उस टाइम पर क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
तो ये स्टेज जब आ जाती है उस टाइम पर ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो इस बात को बच्चों ध्यान रख लेना, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कोई गैस इन्वॉल्व होती है तो हमेशा हमें प्रोसेस को एक क्लोज्ड कंटेनर में करवाना होता है, ताकि हमारी गैस जो है वो एस्केप ना हो जाए कंटेनर से। अगर गैस एस्केप हो जाएगी तो तुम्हारी रिएक्शन जो है वो इस कंडीशन में चली जाएगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिवर्सिबल रिएक्शन के जो हम करवाते हैं और जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमें ये दो ग्राफ मिलते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। पहला ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और दूसरा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। सबसे पहले इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और इस एक्सिस पे टाइम है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो इस तरीके से कम होता जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। जबकि रेट वर्सेस टाइम को अगर हम स्टडी करते हैं तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है ऐसा। तो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों ग्राफ कैसे बने ये हमें समझना है। तो हम एक रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी है, एट इक्विलिब्रियम। तो हम इनिशियल कंडीशन से शुरू करते हैं। इनिशियल व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली क्या होगा, आपके पास ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। तो सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट बना नहीं है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0। तो इसीलिए प्रोडक्ट वाली लाइन शुरू हो रही है यहां से और रिएक्टेंट शुरू हो रहा है यहां से। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये वो कंसंट्रेशन है जो हमने ली है। और प्रोडक्ट यहां से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिए हैं और हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन नॉट स्टार्टेड, तो उस टाइम पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो होगा ही नहीं। फिर क्या होता है, हम रिएक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। रिएक्शन इज स्टार्टेड एंड आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद में हम क्या देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। तो सपोज इनिशियली मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए थे ए के और 10 मॉलिक्यूल लिए थे बी के, टाइम t इज इक्वल टू जब 0 था। तो 10 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, 10 मिनट के बाद में इसमें से कुछ ए और कुछ बी जो है वो रिएक्ट कर चुका होगा। तो 10 में से मान लो तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल ए के रिएक्ट कर चुके हैं और 3 मॉलिक्यूल बी के रिएक्ट कर चुके हैं। तो अब ए कितना बचा है 7, बी कितना बचा है 7, मतलब ये कंसंट्रेशन जो है, जो हमने कंसंट्रेशन ली थी उससे क्या है, कम। ये कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो 10 मिनट के बाद अगर मैं ग्राफ में रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है ये अगर देखता हूं तो वो कितना मिलता है मुझे, कम मिलता है पहले से। अब देखो बच्चों, ये अगर कम हो रहा है तो ये बन रहा होगा, इसका मतलब तो इसके अगर 3 मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो इसका मतलब सी के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए और डी के भी 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो 10 मिनट बाद में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट की पॉइंट आ गया ये। तो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम निकलता जाएगा ए और बी जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। फिर इसके बाद 20 मिनट के बाद में हम इसी तरीके से पता लगाते हैं कि भाई रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया। तो 20 मिनट के बाद एट
टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट बाद तुमने देखा तो a प्लस बी जो है वो क्या हो गया, अब 7 बचा हुआ था तो ये खत्म हो गया, 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर चुके हैं। तो C और D के कितने बचेंगे, 6 मॉलिक्यूल बन चुके होंगे, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं। तो इस वजह से प्रोडक्ट जो है वो अब बढ़ गया, लेकिन रिएक्टेंट जो बचा हुआ है वो कितना हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो 20 मिनट के बाद में प्रोडक्ट का पॉइंट ऊपर है जबकि रिएक्टेंट का पॉइंट नीचे है। अब देखो बच्चों, रिएक्शन में क्या हो गया, तुम्हारे पास रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है। अब यहां पर एक चीज और भी तो हो रही है जो हम यहां पर अभी तक नहीं देख रहे थे, रिएक्शन पीछे आ रही है। मतलब जब तक ये ज्यादा था और ये कम था तब तक इनका बनने का रेट जो था वो ज्यादा था, ये ज्यादा बन पा रहे थे। लेकिन जब ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो एक ऑपोजिट प्रोसेस भी यहां पर साथ साथ चल रहा है। ये ऑपोजिट प्रोसेस क्या कर देता है, कुछ टाइम बाद में इस प्रोसेस को कांस्टेंट कर देता है। तो मान लो जब बैकवर्ड रिएक्शन में आ रही है तो ये क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं, एक एक मॉलिक्यूल इनका क्या करता है, आपस में रिएक्ट कर लेता है, तो क्या बनाएगा, वापस प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक एक मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, फिर इनमें से एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके C और D बना लेगा, फिर इसमें से एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके A और B बना लेगा। तो इस तरीके से एक स्टेज पे जाने के बाद क्या हो जाता है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये हमें ऐसा लगने लगता है कि कांस्टेंट हो गई है। इस वजह से ये लाइन जो है यहां पर जाने के बाद कांस्टेंट हो गई, ना तो इसके अंदर कोई डिक्रीज आया ना ही इसके अंदर कोई इंक्रीज आया। ये जब स्टेज आ जाती है कि हमें कंसंट्रेशन में कोई चेंज दिखाई नहीं देता, उस टाइम पर हम ये कह देते हैं कि प्रोसेस क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा, इसीलिए हमें ये फ्लैट लाइनें दिखाई देने लगती है कुछ टाइम बाद में। तो ये फ्लैट लाइन जब दिखाई देने लग जाए तो समझ जाओ कि अब ना तो रिएक्टेंट के अमाउंट में कोई चेंज हो रहा है, ना प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज हो रहा है। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो अपनी फिक्स्ड शो कर रहा है, जो भी उसकी वैल्यू है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तुम्हें इतनी मिलेगी और प्रोडक्ट जो है वो भी अपनी एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन शो कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी मिलेगी। तो ये जो स्टेज होती है जब कंसंट्रेशन में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देता, उस टाइम पर हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली रिएक्टेंट इज टेकन, ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट इज टेकन and no product is formed। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो क्या रहेगी इस टाइम पर, मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन लिखना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। फिर लिखते हैं आफ्टर टाइम t, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, आफ्टर टाइम t सम ऑफ द रिएक्टेंट is consumed and converted into product। कुछ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो चुका होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो ये जो पॉइंट दिखाए थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। फिर इसके बाद में लिखते हैं कि एक ऐसा टाइम आता है एट टाइम t डैश, एट
time t dash, a stage is reached during the reversible reaction when the rate of when the number of molecules of reactant converted into product per unit time is equal to rate of या number of molecules of product converted into reactant per unit time। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास ये रिएक्शन थी, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इनकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कांस्टेंट हो गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, और इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये भी कांस्टेंट हो गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो ऐसा कब लगेगा तुम्हें? जब जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो चुकी है। उस टाइम पर तुम्हारा ग्राफ जो है वो यहाँ पहुंच गया होगा, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अब कैसा दिखाएगी? नो चेंज बिहेवियर, मतलब फ्लैट लाइन बन जाएगी। तो कोई पूछे अगर कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट कहाँ होती है, तो जब लाइन फ्लैट शुरू हो जाती है इस ग्राफ के अंदर, उस टाइम पर हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में लिखना चाहूं तो देखो आपने यहां पर क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन क्या थी? A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी। ये कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड। ये कौन सी रिएक्शन है? बैकवर्ड। तो अगर मैं कहना चाहूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है उस टाइम पर हम क्या कहते हैं? प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो इस रेट का मतलब क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट टाइम में कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, और इस रेट का मतलब क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट टाइम में कन्वर्ट हुए रिएक्टेंट में। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पर क्या बोला जाता है? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और इस रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है। इस वजह से ग्राफ जो है रिएक्टेंट का नीचे की तरफ आता है, प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब वो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उस टाइम पर बोला जाएगा कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ चुका है। दूसरी तरफ हमारे पास ये है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो अभी बच्चों मैंने आपको एक चीज लिख के दिखाई थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के जब बराबर हो जाए उस टाइम पर क्या बोला जाएगा? उस टाइम पर बोला जाएगा प्रोसेस जो है वो कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे। तो देखो ये वाला पॉइंट, ये तुम्हारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये तुम्हारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा।
जिस टाइम पे जाके ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर ये बोला जाएगा कि प्रोसेस जो है वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे। तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या बता रहा है, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो इस एक्सिस पे जो भी टाइम होगा उस टाइम पे ये प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है उन दोनों में ये डिफरेंस रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये मतलब था इन दोनों ग्राफ का। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम। जिन रिएक्शंस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, अभी मैंने आपको दो ग्राफ बनाए बच्चों, उन दोनों ग्राफ के अंदर मैंने आपको जो है वो एक चीज समझाई थी कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कैसे पहचानोगे कि कहीं कोई केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है? तो देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तुम्हें, और जब ग्राफ जो है वो ऐसे हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो तुम ये कह सकते हो प्रोसेस जो है वो कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही प्रोडक्ट का ग्राफ जब कांस्टेंट हो जाए तो उस टाइम पर तुम कह सकते हो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की। ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ये कांस्टेंट हो गई, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। बच्चों भूलकर भी ये मत कहना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर है, बराबर नहीं है। ये अलग कंसंट्रेशन है, ये अलग कंसंट्रेशन है। बराबर हो सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, बराबर हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। तो ये डिफरेंट भी हो सकती, कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जब ये कांस्टेंट हो जाए तो तुम ये कह सकते हो कि प्रोसेस कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। दूसरा पॉइंट कैसे पहचानेंगे, तो अभी आपको एक ग्राफ और बताया था रेट वर्सेस टाइम का, कि भाई जब किसी भी रिएक्शन के अंदर व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस टाइम पर हम ये कह देते हैं कि प्रोसेस जो है वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है या नहीं। थर्ड पॉइंट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि किसी भी रिएक्शन में जब गैस इन्वॉल्व हो तो प्रोसेस को कहाँ करवाना पड़ेगा, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम हमेशा कब मिलेगा तुम्हें, एक क्लोज्ड कंटेनर में। इट इज ऑलवेज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी रिएक्शन में हो सकता है गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हो तो वो गैस एस्केप नहीं कर पाई। चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर तुम कोई कैटलिस्ट यूज करते हो तो कैटलिस्ट यूज करने का ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का यूज करने से इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट, किसी भी रिएक्शन को जिसको तुम स्टडी कर रहे हो
उसका इक्विलिब्रियम तुम किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये रिएक्शन ली थी N2 + 3H2 gives us 2NH3। अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर में मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भर देता हूँ, तो भी ये रिएक्शन जो है वो किसी इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाएगी। और अगर इस रिएक्शन में मैं इनकी बजाय अमोनिया ले लेता हूँ, तो कंटेनर के अंदर मैंने अमोनिया गैस भर दी, तो अमोनिया गैस डिकम्पोज होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगी। ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में आ सकती हैं। तो इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आप रिएक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो या यहाँ से यहाँ ला रहे हो, इक्विलिब्रियम जो है वो इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम जो है उसको आप अटेन कर सकते हो। तो ये हो जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम की। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। हमने अभी दो ग्राफ स्टडी किए बच्चों, एक था रेट वर्सेस टाइम का और एक था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब दो साइंटिस्ट आते हैं जो ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जब आया मतलब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जब दोनों का बराबर हो गया उस टाइम पर कंसंट्रेशन उनकी कितनी है? तो दो साइंटिस्ट आते हैं और ये दोनों मिलके एक लॉ देते हैं जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था गुल्डबर्ग एंड WAAGE वैगे, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेट करता है, दिस लॉ रिलेट्स the rate of reaction with concentration। तो ये दोनों साइंटिस्ट ये निकालना चाह रहे थे कि हम किसी भी रिएक्शन का रेट अगर पता कर लें तो उसका और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें A और B आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा A की कंसंट्रेशन पे और साथ ही साथ B की कंसंट्रेशन पे। तो दो रिएक्टेंट है तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A और B की पावर B। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है K। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A की पावर A और B की पावर B। ये बोला लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर इन दो साइंटिस्ट ने। किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट तुमने ले रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इन अ केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power their coefficient, रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये दो साइंटिस्ट जो थे इनकी स्टेटमेंट थी ये लॉ ऑफ मास एक्शन की फॉर्म में। तो किसी भी रिएक्शन का रेट अगर आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर मैं ये रिएक्शन लेता हूं
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 चेंजेस इनटू N2O4। तो इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? NO2, और NO2 की पावर में क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट 2। एक और एग्जांपल, H2 plus Cl2 इट गिव्स अस 2HCl। तो ये रिएक्शन है, इसमें ये हमारे दो रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालें तो वो कैसे लिखा जाएगा? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो रेज टू द पावर 1। एक और एग्जांपल देखो, 2AgBr चेंजेस इनटू 2Ag प्लस Br2। तो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ली जाती है? सिर्फ रिएक्टेंट की ली जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारा? AgBr, और इसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 2। तो वो नंबर भेज दो इसकी पावर में। तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। और यहां पर कंसंट्रेशन का टर्म आता है, कंसंट्रेशन टर्म के पावर के अंदर क्या चला जाता है? कोफिशिएंट चला जाता है। ये कोफिशिएंट हम यहां लिख देते हैं पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब ये लॉ अगर मैं किसी ऐसी रिएक्शन पे अप्लाई करूं जो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है जो दोनों तरफ होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करता हूं सिर्फ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं सिर्फ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ देखा जाएगा इधर से इधर। तो यहां से यहां देख रहे हो तो इसका मतलब ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर, इसका कोफिशिएंट 1। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर, इसका कोफिशिएंट 3। तो ये आ गया रेट ऑफ कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको अलग बनाने के लिए मैंने यहां पर KF लिख दिया। F का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन हो रही थी तब उसका रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ब्रैकेट में जब लिखा जाता है तो क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर में उसका कोफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा मतलब 1। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ऐसे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, KB का मतलब है बैकवर्ड। अब देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बन जाता है हमारा रिएक्टेंट और ये बन जाते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है वो क्या रह गया? NH3 रेज टू द पावर, इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? 2। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ गया और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट से क्या है? अलग है। इस वजह से मैंने इसको KF और KB लिखा। अब बच्चों देखो, आप लोगों ने पीछे क्या लिखा था कि जब इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस चला जाता है उस टाइम पर क्या हो जाता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये लिखा था हमने। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? इसके बराबर। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? इसके बराबर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो KF मल्टीप्लाइड बाय N2 इंटू H2 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय NH3 की पावर 2। अब इसको जो है वो आप यहीं रखो, इस KB को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, इसको इधर लेके जाते हैं। KF अपॉन KB, this is equal to concentration of ammonia raised to the power 2 divided by concentration of nitrogen into concentration of hydrogen raised to the power 3। KF upon KB, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट की रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो के एफ अपॉन के बी इज कॉल्ड के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये किसके बराबर आता है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। तो अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन ले लूँ इसी की तरह, जनरल रिएक्शन लेके अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको लिख के दिखाना चाहूँ, तो सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर कैपिटल A हमारा रिएक्टेंट है और ये जो छोटा a लिखा है ये इसके नंबर ऑफ कोफिशिएंट है, कैपिटल B हमारा रिएक्टेंट है, छोटा b उसका कोफिशिएंट है, C रिएक्टेंट कैपिटल और ये इसका कोफिशिएंट, D इसका कोफिशिएंट और ये D प्रोडक्ट। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रहेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन देखो बच्चों ये वाली हो गई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, के एफ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए बी की पावर बी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हो तो उसके रिएक्टेंट देखो। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है इधर से इधर, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो ये के बी मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर सी और डी की पावर डी। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इस वजह से के एफ मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर ए बी की पावर बी। तो यहां लिख देता हूं मैं, जनरल एक्सप्रेशन बना रहा हूं, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। तो के एफ अपॉन के बी इट कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। कोई भी प्रोसेस जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो उस टाइम पर वो इक्विलिब्रियम में होता है, और हर एक इक्विलिब्रियम जो है वहां पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो के इक्विलिब्रियम इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं और आपको इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन हो गई ये, हमारे पास CaCO3 है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस CaO में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर में इसके कोफिशिएंट, इसकी पावर में इसका कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल देखो, H2 प्लस Cl2 इट गिव्स अस 2HCl। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और रिएक्शन देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो देखो हमारे पास रिएक्शन थी ये CH3COOH, आपने 10th क्लास में ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये दो चीजें बनती हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी पावर में 1 और इसकी पावर में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का। तो इस तरीके से बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक चीज और जो तुम्हें नोटिस करनी है, यहां पर ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रिएक्शन में बन रहा होगा,
तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो ये वो कंसंट्रेशन है जब वैल्यू फिक्स हो जाती है, वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से ये वो कंसंट्रेशन है जब इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, इनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ग्राफ हमने बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, जब ग्राफ कांस्टेंट हो गया, ये वो कंसंट्रेशन है जो यहां पर पुट करनी है। ठीक है, जब ग्राफ कांस्टेंट हो गया उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हम यहां पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पुट नहीं करनी, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना इस चीज का, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है जो हमें यूज करनी होती है। तो ये हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका। अब देखो बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि अगर तुम किसी रिएक्शन जो है उस रिएक्शन को इन्वर्स कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड इफ रिएक्शन इज इनवर्स्ड। तो सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives us 2NH3। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए मैं आपको कहता हूं, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो, इनवर्स कर देते हो, तो जैसे मैंने रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया, यहां पर रिवर्स करके लिखेंगे तो NH3 तो लिख दिया इधर, और इधर लिख दिया N2 + 3H2, ये लिख दिया। तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो इसको मैं K डैश इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं। K डैश इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू है और इस वैल्यू में क्या रिलेशन है, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये वैल्यू 1/K इक्विलिब्रियम के बराबर है। इस चीज को अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, इसके डिनोमिनेटर में, तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू थी K इक्विलिब्रियम की। तो इसका मतलब K डैश इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, 1/K इक्विलिब्रियम हो गया। तो मैंने एक्चुअल में इसको ऐसे लिख दिया 1/NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 रेज़ टू द पावर 1 और H2 रेज़ टू द पावर 3, और ये वैल्यू किसकी है, इसकी। तो इसीलिए मैंने इसको 1/K इक्विलिब्रियम लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स होगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख देते हो तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जस्ट इनवर्स होता है। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, then the new equilibrium constant is equal to the equilibrium constant raised to the power that number। अब इस पॉइंट को भी देखते हैं, इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी लिया था। हमारे पास ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे लिखा था,
NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 रेज टू द पावर 1 और H2 रेज टू द पावर 3। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2N2 प्लस 6H2, क्या बनेगा इससे 4NH3। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी रिएक्शन को। तो अब देखो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K डैश इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 6। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय H2 रेज टू द पावर 3, और इस पूरे का लिख दिया स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई नहीं किया था तब था। इसका मतलब क्या हुआ, K डैश इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पुराना इक्विलिब्रियम है उसकी पावर में उस नंबर को लिख दो जो तुमने मल्टीप्लाई किया है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अगर किसी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो पावर में क्या चला जाएगा 1/2। तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर पावर में चला जाएगा पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि अगर आप किसी एक रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख देते हो, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ केमिकल reaction in equilibrium is multiplied by is carried out in step। अगर कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में जो है वो चली जाती है लेकिन उसको हम स्टेप्स में करवा रहे हैं, is carried out in steps, then the equilibrium constant is product of the equilibrium constant of individual steps। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2O4 बनाती है और N2O4 डाइमर होता है NO2 का। ऐसे लिख देते हैं इसको, N2 plus O2 gives us N2 molecules of NO2। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम है। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया, सबसे पहले N2 और O2 आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO। फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। तो ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख लिया K1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख दिया K2। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाना चाहिए था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। और K2 का कैसे लिखा जाएगा, K2 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। ऐसे लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं K1 इंटू K2,
तो क्या आएगा देखो, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, ये इससे कैंसिल, तो बच क्या गया, बच गया हमारे पास NO2 रेज टू द पावर 2 न्यूमरेटर में लिखा है, डिवाइडेड बाय N2 डिनोमिनेटर में लिखा है, O2 का स्क्वायर, O2 मल्टीप्लाइड बाय O2 क्या बन जाएगा, O2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, K1 मल्टीप्लाइड बाय जब K2 मैंने किया तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया जो इधर लिखा हुआ है। तो ये मतलब है इस तीसरे पॉइंट का। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जब होती है और उस रिएक्शन को तुम स्टेप्स में तोड़ देते हो, तो हर एक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास पूरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा। तो ये मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक का। अब बच्चों आज आपको कुछ असाइनमेंट जो है वो मिलेंगी, उन असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर। क्वेश्चन दे दिया, for an equilibrium reaction rate constant of forward and backward reaction are given, calculate the equilibrium constant। Kf और Kb दे रखा है for a given reaction, रिएक्शन दे रखी है ये, इसकी वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -5 और Kb की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -5। हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KF अपॉन KB, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KF की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय KB इज दिस 4, तो K इक्विलिब्रियम कितना आ गया 4। सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यू हैव अ गिवन रिएक्शन दिस, the reaction has an equilibrium constant at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर -4। what will be the equilibrium constant if the concentration of all reactant and product is डबल्ड। तो इन सब की अमाउंट को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब बताओ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डबल करने का मतलब है इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है K डैश इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 2, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -8। दिस इज दी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।